सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फोर्थ व्यू और आज हम बात करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स पर। यकीनन ट्रंप अपनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर चुके हैं। दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का, और अभी जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होने जा रही है, इसका दुनिया पर सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे अहम मुद्दा जो आप मेरे ख्याल से उसके मुंतजिर होंगे, और मुद्दा यकीनी तौर पर गाजा इसराइल के बीच की डील का क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जिस तरह की बातें आमतौर पर चल रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने बिल्कुल जो नेतन्याहू है उसको बर्बाद कर दिया है और अब वो इजराइल से बाहर निकल जाएगा और इजराइल में पूरी तरह से फिलिस्तीन और गाजा का राज हो जाएगा। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर कुछ और भी दुनिया को अभी देखना बाकी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान से लेकर कई दुनिया के देश जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात कराने के लिए बिसात बिछा रहे हैं, जिसमें कई देश और भी शामिल हैं। वे चाहते हैं कि उनके यहाँ इन दो दिग्गजों की मीटिंग हो, जिससे दुनिया का पूरी तरह से बदलने जा रहा है। क्या वाकई जितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है उतना ही है? क्या ट्रंप धरती का खुदा है? क्या ट्रंप अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? इन पर थोड़ी थोड़ी सी मेरे अंदाज में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप ने एक ऐलान किया है जिसमें यह कहा है उसने शपथ ग्रहण के बाद भी कि अगर मेरी जिंदगी खुदा ने बचाई है तो उसका कोई मकसद होगा। बल्कि सही लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है कि अमेरिका मेक ग्रेट अगेन, तो यानी एक बार फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना है, इसलिए ईश्वर ने मेरी जान बचाई है। मेरे ख्याल से इस मामले में थोड़ी सी मैच्योरिटी, जल्दबाजी या चूक कर गए, या फिर अपने वोटर्स जिनसे वोट लेकर वो चुनाव जीत चुके हैं और 4 साल के लिए राष्ट्रपति हैं, क्या ये कन्विंसिंग शब्द कहना जरूरी था? मुझे नहीं लगता कि जरूरी था। यह खैर जरूरी शब्द था जिसमें मेरे ख्याल से दुनिया में असंतोष बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि आप सिर्फ दुनिया के चौधरी हैं इकलौते, और आप अपने ही देश को सिर्फ ग्रेट बनाएंगे और अपने लोगों को ग्रेट बनाएंगे और बाकी दुनिया का ख्याल छोड़ देंगे, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो विश्व चौधराहट की कुर्सी थी उससे खुद को अलग कर लिया है और अब आप सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। यानी दुनिया के सभी देश आपसे सतर्क हो जाएंगे। जनता सोचेगी, विचार करेगी, क्योंकि चाहे वो भारत की जनता हो या फिर वो बांग्लादेश की जनता हो या फिर वो उन यूरोपियन कंट्रीज की जनता हो जो अमेरिका को अपना गार्जियन मानते हैं, अगर ये संदेश को उनके एक्सपर्ट कैलकुलेट करेंगे और विश्लेषण करके लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इसका मैसेज ट्रंप के भी अगेंस्ट जाएगा और अमेरिका के भी अगेंस्ट जाएगा। और अगर कोई सतर्क हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और मॉनिटरिंग जो उसकी एबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, बढ़ाता है, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने नुकसान को कम कर सके या बचा सके। तो ये सेंटेंस में थोड़ी सी लफ्जों की जो चूक है मुझे वो नजर आई। अलबत्ता कई बार जब हम भारी तादाद के मतों से जीतते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एक जिम्मेदार जो मतलब कम से कम 100 करोड़, 200 करोड़ या 500 करोड़ लोगों के जो लीडरशिप करना चाहता हो, अगर वो किसी तरह के शब्द बोलता है तो वो एक ही तरफ जाकर दूसरों को सतर्क करने का काम करता है, जिससे जिनके लिए वो शब्द बोला जाता है उसका नुकसान उसी वक्त या कुछ वक्त बाद या कुछ वर्षों के बाद निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। बिटवीन द लाइन मैंने क्या कह दिया है मुझे समझ में आता है कि आपको डिकोड करना आता है, तो आसानी से डिकोड करिएगा। और मैंने दोस्तों अब याद दिलाता हूं, मैं फिर उस मुद्दे पर आ जाता हूं कि अब क्या होगा। मैंने अपने तमाम प्रोग्राम में, यानी यूक्रेन वार शुरू होने से पहले यूक्रेन वार की कहानी और उसके बाद इस वार के समाप्त होने की, गाजा में खत्म होने की कहानी को बता चुका हूं, जो कि इस वक्त जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये बात कही है। आज के 2 लाख इंटरनेशनल शांति सैनिक जो है यूक्रेन में
भेजे जाएं और उसके बाद जो है यहाँ पर पीस डील की जाए। इसका मतलब वो जान चुका है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया है अब वो पीस डील हो जाएगी, जो उनको काल मिल रहा था वो अब नहीं मिल पाएगा। और अगर ये सब कुछ होता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अब आने वाले दिन जो हैं वो जेलेंस्की के लग चुके हैं और वो मैक्सिमम इसमें क्या बेनिफिट ले सकता है, यानी वो गद्दी पर बने रहने के लिए 2 लाख शांति सैनिकों की वहां पर जमावड़ी करने की बात कर रहा है, वरना यूक्रेन के लोगों की शांति की कभी ये इंसान सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि जवान बच्चों को इसने अपने देश में भर्ती करके, बूढ़ों को भर्ती करके रशियन टैंकों के सामने फेंका है और ये यूक्रेनी लोगों की जिंदगी के बारे में तनिक भी नहीं सोचता। अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये ड्रामा कर रहा है। ये छूट इसको मुझे नहीं लगता मिलेगी और ये एक बचकानी हरकत है। जो व्लादिमीर पुतिन है वो ट्रंप की कोई खरीदी हुई जागीर है कि ट्रंप कुछ कहेगा और वो सीधे सीधे सर झुकाकर मान लेगा। देखिए, व्लादिमीर पुतिन दुनिया का इकलौता किंग है इस वक्त, और इसे उस नजरिए से समझिए कि मीडियाबाजी ने जिस तरीके से अब ग्लोरीफाई किया है ट्रंप को, ट्रंप की आमद को, इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी। मगर अलग बात है कि अमेरिकन मीडिया करेगा, क्योंकि उनका नया राष्ट्रपति नई नीति के साथ आया है और पुरानी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को और एक सदियों से चले आ रहे रैकेट को खत्म किया है। ये राज तकरीबन 250 साल का खत्म करने का ऐलान किया है। होगा कि नहीं ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर आना एक बहुत बड़ा मिरेकल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इससे रूस की ताकत कम हो जाती है, चीन की अहमियत कम हो जाती है, ये बकवास है। और जो विश्लेषक या जो को पत्रकार या जो अपने आप को एक्सपर्ट कहने वाले लोग ये तुलनात्मक कर रहे हैं कि ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप वो कर देगा, ट्रंप क्या कर देगा वो मैं बताता हूं। दुनिया के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो याद रखिएगा, जो बाइडन और वो एस्टेब्लिशमेंट, जो ट्रंप जिसके खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं, वो अभी तक दुनिया को घुटने टिकवा चुकी होती। अलबत्ता वो तमाम लोग एक्टिव थे जो दुनिया में युद्ध हर साल करवा कर मुनाफा कमाते थे। और आज रशिया की मदद से हुतीज ने जिस तरह अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स को नुकसान पहुंचाया, बल्कि धराशायी किया, जिस तरह 100 से ज्यादा जहाजों को लाल समंदर में डुबाया, जिस तरीके से तेल अवीव के ऊपर, जिस तरीके से हाइफा के ऊपर, जिस तरीके से पूरे यूक्रेन के, माफ करना, इजराइल के ऊपर धड़ाधड़ मिसाइल मारकर डिस्ट्रॉय किया और पूरे इजराइल को नीचे खड्डों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप ये समझते हैं कि ट्रंप नया कुछ कर देगा? ट्रंप नाम कोई बहुत बड़ी कोई मिसाइल है कि अब वो जाके हुतीज की हाइपरसोनिक को रोक लेगा, या ईरान में जो नए तकनीक के हथियार बने हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा? या रूस की वॉरशनिक मिसाइल, जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी समझ भी ना पाए हों कि वो तकनीक क्या है, उसका मुकाबला करने के लिए कोई ट्रंप नाम का मिसाइल आया है? ये जितनी बकवास कर रहे हैं ये बेवकूफ और अहमकाना लोग हैं। मगर वो अलग बात है, आप शौक से आप अहमकों को सुनिए, मुझे क्या मेरा क्या जाता है। ये वो अहमक है, इतना याद रखिएगा। जब ये जेलेंस्की को रूस से जंग जितवा रहे थे, ये वो अहमक है जो इजराइल को दुनिया का राज करवाकर ग्रेटर इजराइल बनवा रहे थे। ये वो अहमक हैं, चाहे वो वाले हों चाहे दूसरे वाले हो, सब अहमक हो रहे। अहमकों को अहमक कहना मेरा पहला फर्ज है, पत्रकारिता दूसरा फर्ज है। सवाल ये उठता है कि ये जो वही अहमक हैं जो ग्रेटर इजराइल बनवा के पूरी दुनिया पे इजराइल का राज करवा रहे थे। मैंने आपको क्या बोला था? इजराइल मुस्तहकम नहीं रहेगा तो नहीं रहा। 3 बंधक वापस आए और ये बंधकों के बदले 1000 जो फिलिस्तीनी थे उनको छोड़ा। ये मोहब्बत में छोड़ा, ट्रंप की मोहब्बत में नहीं छोड़ा। क्या कर लेता? ट्रंप के द्वारा और पूरे यूरोप के द्वारा, पूरे अमेरिका के द्वारा जो इनको एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाए गए थे, क्या उससे इन्होंने हुतीज के हमले रोक लिए? नहीं रोक पाए। अलबत्ता सभी मुस्लिम देशों ने, सभी पर इल्जाम लगा रहा हूं, ईरान सहित सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल को बचाने की भरपूर कोशिश की है। तमाम यूरोप ने इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश की है। अगर ये कहूं कि रशिया और चाइना एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ होने के बावजूद
घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, इनके जहाज डुबोए, इनके एयरक्राफ्ट करियर जो डुबोए, इनकी इकोनॉमी को डुबोया, इनके लोगों को सर्दी पे मरने पे मजबूर कर दिया, इनकी गैस रोक दी, इनके तेल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और तमाम सैंक्शन लगाने के बाद रशियन इकोनॉमी ग्रो की, चाइनीज इकोनॉमी ग्रो की, यूरोप और अमेरिका सहित कर्जे में डूब गए। इनके लोग दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है, होमलेस लोग हो चुके हैं, यानी अमेरिका कोलैप्स की तरफ है, अपनी जीडी के बराबर और उससे भी ज्यादा कर्ज ले चुका है। यूरोप जैसे कंट्री में लोग बच्चों के मिड डे मील तक कट करने की प्लान बना रहे हैं। यहाँ पर उनकी हालत यह है कि हर यूरोपियन देश में जो लोग नहीं दिखाते सड़कों पर आंदोलन है, उनकी महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर, गैस को लेकर, किसानों के रेट को लेकर, ये तमाम आंदोलन पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। मगर मीडिया आपको क्या दिखाना चाहती है? मानसिक गुलाम, जाहिल, बेवकूफ। आज भी अमेरिका को ग्लोरीफाई करने पे लगे हुए हैं, आज भी ये साबित करने पे लगे हैं ट्रंप आ गया तो दुनिया, ट्रंप आ गया तो अमेरिका बच जाएगा, इट इज स्पष्ट। ट्रंप आ गया तो अमेरिकी कुछ दिनों के लिए उनको एक बेल मिल गई है जिसमें वो अच्छा ग्रो करेंगे, और जिस पर ये जो तथाकथित फ्रेंच कट, चश्मे, टाई, निहायत अव्वल तरीन किस्म के जाहिल जो मुझ पर बहुत चिढ़ते हैं और मेरा फुल विरोध करते हैं और मुझसे बड़ी नफरत करते हैं। मगर तुम्हारी नफरतों से मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि मैं तुम्हारी अहमियत मानता ही नहीं, मेरे लिए तुम कुछ हो ही नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बातों से। और जिससे ये लगता हो कि मैं ये बात बहुत बुरी कह रहा हूँ, अच्छे आदमी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, तो आप प्लीज मेरा समर्थन बंद कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही बात बोलता हूँ और ऐसे ही बोलूंगा। आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात समझिएगा, जिस टैरिफ को लगाने की बात अमेरिका ने कही है और जिससे दुनिया में महंगाई की बात की जा रही है, ये बैकफायर करेगा, अमेरिका को ले डूबेगा। अलबत्ता चीन का राज बड़ी तेजी से दुनिया में फैल जाएगा और जितनी तेजी से यूरोप का बर्शव और पश्चिमी जगत का बर्शव टूटेगा अमेरिका के टैरिफ लगाने से, ग्लोबल एशिया उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा। ये एक बिल्कुल कड़वा सत्य है। अगर जिंदा रहा और मुझे वक्त ने फुर्सत दी और दिमागी शांति दे पाया तो डिटेल में बारीक इस इकोनॉमी मॉडल को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। आजकल अर्थशास्त्री तो वो भी टेलीविजनों पे बैठ के बन रहे हैं जिन्हें वैल्यू फॉर मनी का फार्मूला तक नहीं पता है, इकोनॉमी काम कैसे करती है उन्हें नहीं, उनके प्रोफेसर को नहीं पता है, तो वो क्या बताएंगे। वो मॉर्गन की मैगजीन और कुछ मैगजीनों में कुछ वो आर्टिकल लिख के भेजते हैं, उसे पढ़ के उसके आंकड़े गिनते, इतने हजार उतने करोड़, उसके बाद वो अर्थशास्त्री बन जाते हैं। ABCD आती नहीं है, अर्थशास्त्री बने बैठे हैं। जो मीडिया ने पश्चिमी ने लिख दिया उसी को भगवान मान लेते हैं। मानसिक गुलाम है, जैसे ही गोरी शक्ल देखते हैं इनको लगता है मेरा मालिक है और मैं इसका गुलाम हूं। अरे भाई, गुलामटों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बात सुने, अब एशिया का उदय होगा। भारत में चूंकि कूटनीति सही नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी की समझ नहीं है, जो कि अर्थव्यवस्था का ज्ञान तो 0/0 है, उसके बावजूद जो है ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया को हम लीड कर लेंगे और इकोनॉमी को बहाल कर लेंगे। बेवकूफी है। इस वक्त इस देश में मुझे कोई विजन नजर नहीं आता। अंधेरे में ये देश चल रहा है, अंधेरे में इनके हाथ में लाठी भी नहीं है कि आगे आने वाले खड्डे को नाप सके। ये कड़वी सच्चाई है। मतलब हम किसी गहरी खाई की तरफ बढ़ रहे हैं और डरे हुए हैं, क्योंकि हमें एक तरफ सत्ता बचानी है, दूसरी तरफ हमें धार्मिक नाम पर वोट लेने हैं। यानी कि हमने ठीक उसी तरह का, जिस तरह अमेरिका के टैरिफ को बढ़ाकर अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में गड्ढा खोद रहा है ट्रंप, उसी तरह हम लोग एक बहुत गहरी खाई खोद रहे हैं और गिरना तय है। जो बचा लेगा तुम्हें मुझे भी आगे बता देना। दूसरी बात, अब बात चाइना की और रशिया की आती है, तो निश्चित रूप से रशिया का प्लान ये है कि अपने दोस्तों के साथ, जैसे ईरान के साथ बहुत बड़ी टीटी की है, उसकी गद्दारी के बावजूद, इसमें बहुत सारे हमारे शिया भाइयों को तकलीफ होगी, मैं ईरान को गद्दार क्यों कह रहा हूं भाई, गद्दार को तो मैं गद्दारी कहता हूं। तो बेसिकली वो अलग बात है कि गद्दार को ये गद्दारी करने पे नाराज होकर बैठा नहीं जाता, उस पर काम करवाया जाता है। जो कर्जा लेता है, जो उधार लेता है, जो बातें करता है ना, उसको फिर वो हाजिरी भी बजानी पड़ती है, वही बजाएगा, उसमें उसका भी फायदा करवाया जाता है। ये मैच्योर सोच बड़ी अलग होती है और ये सिर्फ मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती है कि चलो जी आप नाराज हो गए तो हम तुमसे रिश्ते खत्म कर देते हैं। रिश्ते नहीं खत्म किए जाते, कुछ हाथ पकड़ के काम करवाए जाते हैं तो कुछ कान पकड़ के काम करवाए जाते हैं। ईरान के कान पकड़े भी होंगे, उसकी तरक्की भी करवाई जाएगी, मगर चौधराहट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे डूबते हुए यूरोप के साथ
अपनी मुलाकात और अमेरिका के साथ करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और आने वाले दिनों में चूंकि उन्हें भी ईरान जैसी एक विंडो चाहिए होगी, वो भी इस तरफ आएंगे। वो एक अलग बात है, इस पे भी लंबी बातें करेंगे। हालांकि मैं तो बहुत पहले ये बातें कह चुका हूं, जो साबित हो चुकी है। इसमें हीरो बन के अगर कोई उभरा है, निश्चित रूप से वो हुतीस हैं, जिन्होंने एक वफादारी का काम किया। हमास के लोग जो जिस तरीके से सामने आए और जिस तरह बंधकों को छोड़ते वक्त इन लोगों ने दिखाया कि उन्होंने दवाई से लेके हर चीज का ख्याल रखा, और एक जो भी एड वहां तक पहुंची फ्रांस के द्वारा या किसी और के द्वारा, वो बंधकों तक पहुंची। बड़े खुशहाल जो अभी तक आए हैं वो बड़े खुशहाल थे। और जो इजराइल ने छोड़े, उनके हालात आपने देखे होंगे, वो कंगाल कंकाल बन चुके हैं, यातनाएं झेली हैं। जो अमानवीय चेहरा है, एक और है यहाँ पर यूट्यूबर जो है, वो अपने आप को बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स और WRA और पता नहीं क्या क्या अपने आप को बताता है। एक नंबर का पागल है, मतलब वो पता नहीं कौन सा गणित लेके आता, धार्मिक नफरत दिमाग में लेके घूमता है, और वो लोग उसे कई कई करोड़ में देखते। खैर, करोड़ जैसे जैसे वक्त लोग होंगे वैसे ही वक्ता को भी देखेंगे, उसमें नई बात क्या है। तो उससे, उसके व्यूवरशिप से तुम्हारी जो है असलियत खुल के सामने आती है कि तुम किस लेवल के जाहिल हो। खैर, जो कुछ पिछले उसके वीडियो देख लेना उठा के, जितने बकवास उसने की है सब झूठी साबित हुई है। और जो सपने वो तुमको आज भी दिखा रहा है, ये तुम्हारे सर और तशरीफ दोनों पे पड़ेंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंख बंद करके सपने देखने से ना बिल्ली भाग नहीं जाती, वो गर्दन तोड़ती है कबूतर की। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं चीजों का। देखिए दोस्तों, अब मैं जो वादा किया था कि उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गाजा निश्चित रूप से अभी रिलीफ मिल गया है, मगर ये वार खत्म नहीं हुई है। अब ट्रंप बिल्कुल वो सब कुछ इतना मानवतावादी हो जाएगा कि वो तमाम जो यहूदियत दुनिया पर अभी तक राज कर रही थी उसे खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एलन मस्क कौन है मैं जानता हूं। एलन मस्क बेसिकली पहले किस संगठन का चीफ बनाया गया था और वो क्यों छोड़कर भाग गया था ये भी जानता हूं। जिस तरह इकोनॉमी को इस वक्त कैद किया जाएगा, उसके हालात भी आगे चर्चा में जरूर लाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि डील ऑफ सेंचुरी को लागू करने के लिए सऊदी अरब लालायित रहेगा। सऊदी अरब को लेकर अगर कोई लोग ये समझते हैं कि वो लौट कर पूरा एक धार्मिक अनावरण में फिर से वापस आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब की जो आवाम है वो 60% तक बहुत अच्छी है और इस्लाम को मानने वाली है, मगर 40% MBS के साथ मिलने और उसके ख्याल के साथ चलने वाली भी है। 60% से डरे हुए वो इसराइल को खुलकर साथ नहीं दे पाते। 60% अपनी ही जनता से डरे हुए वो लोग जो है अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म से डरे हुए बहुत कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके दिलों में जो मौजूदा सत्ता इस वक्त सऊदी की है, मौजूदा उनके दिलों में इजराइल एक हीरो की तरह है और वो रहेगा। तो कुल मिलाकर उनको इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ऑयल बेस अर्थव्यवस्था से निकलती हुई दुनिया और नई क्रिप्टो और वर्चुअल वर्ल्ड की जो नई अर्थव्यवस्था है, उसमें इजरायली थिंक टैंक, इजरायली लोगों की, इजरायली इकोनॉमिक मॉडल की उन्हें काफी जरूरत है। मगर मैं उनके लिए ज्ञान के लिए भी बता देता हूं कि जो $500 मिलियन, बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर का जो AI का प्रोजेक्ट ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये दुनिया के कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने जा रहा है एक झटके में। आप देखेंगे ये AI तबाही बनकर आम लोगों के सामने आ जाएगी। लोग समझना नहीं चाहते नई तकनीक, नई दुनिया और नई अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी। धार्मिक अंधमारी में लोग भागे जा रहे हैं, और जो इन्हें ये सबक देते हैं निश्चित रूप से वो अनपढ़ गवार हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि दुनिया जाने वाली कहाँ है। मगर चूंकि लोग उनके छूट ना जाए, उनके वोट कहीं भटक ना जाए, इसलिए उनका बेवकूफ बना रहे हैं। और जो पहले से ही है उन्हें बनाने की जरूरत तो नहीं है, उनको वही फार्मूला थमा दिया जाता है, वो घूम फिर के वही वापस आते हैं। तो भागते रहे, मेरा क्या जाता है। मुझे पता है मालिक ने चाहा इस तमाम बुरी स्थिति में भी, इतना बुरा तो मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा, फिर आके बढ़ जाता हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि डील ऑफ सेंचुरी के बहाने ट्रंप बार्गेनिंग करेगा, इजराइल को एक सेफ पैसेज देने की कोशिश करेगा, जिसमें फलस्तीन और गाजा का नुकसान होगा। इसे कितना माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा, अभी ये देखने की बात होगी। और ये शांति का जो एक फार्मूला
अमेरिका की फेस सेविंग, पश्चिमी जगत के हथियारों की जो फेस सेविंग है, ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये लोग वापस कहां से अपने नए फार्मूले को जनरेट करेंगे? हथियारों में पश्चिमी जगत का वर्चस्व पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। रशिया, चीन इसे जीत चुके हैं। हथियारों में मुकाबला अब ये लड़ाई में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इन्हें कोई नया फार्मूला चाहिए। 4 साल ट्रंप के रूप में इन्हें एक गेन, एक टाइम बेल मिल चुकी है और वो नए फार्मूलों पर काम करेंगे। अब दुनिया को किस एंगल से वो कैप्चर करने की तरफ जाएंगे, मेरी भी नजर रहेगी अगर मैं जिंदा रहा, आप भी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि बाकी जो आप ज्ञान सुन रहे हैं वो 0/0 है। और वो इस मायने में 0 है कि मैं अकेला था जिसने बताया था कि तमाम 3 इलाकों से घेर के यूक्रेन को, पोलैंड के रास्ते तमाम हथियार को मंगाकर ब्लैक होल बना देगा रशिया, और वो सबको जलील करेगा, खत्म करेगा, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वही हुआ। बाकी सारे बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट, फलाना ढिकाना सब झूठे साबित हुए। इसी इजराइल को जिताने वाले तमाम एक्सपर्ट, बुद्धिजीवी सब 0/0 फेक साबित हुए। आखिरकार गाजा में इजराइल की बड़ी हार हुई। उनके आर्मी चीफ ने हार मानते हुए इस्तीफा दे दिया। ये सबूत है। बेन गवीर नफरती आदमी, जो मेरे ख्याल से आने वाली दुनिया में मुझे लगता है बड़े जूते खाने वाला है, उसने भी इस्तीफा दे दिया। ये डील अच्छी नहीं हुई है। मतलब कुल मिलाकर सार्वजनिक हार के बावजूद तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित मानसिक गुलाम, रोगी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर ट्रंप नहीं भी होता तो इजराइल को यह जंग हारनी ही थी, भले ही सवा मुस्लिम देश उसे बचाने की कोशिश करते। ये है रशिया, ये वो इकलौता राज है, ये वो वर्ल्ड है जो आज से 10 साल पहले मैंने शुरू किया था कि आने वाले 10 सालों के अंदर दुनिया नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ घूम जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाएगा। अब ये घूम चुका है। अब घूमे हुए इस नॉर्थ पोल के साउथ पोल में एक्सचेंज होने के बाद दुनिया का सिनेरियो कैसे बदला, क्योंकि गर्मी के जानवर ठंडी में कैसे जिएंगे और ठंडी के जानवर गर्मी में कैसे जिएंगे, अगली कहानी यहां से शुरू करेंगे। फिलहाल एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। आप मुझे इजाजत देंगे, अपना ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज।